हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी जीडी एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। जैसा कि एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम जल्दी होने वाला है, तो यहाँ से हम लोग अपनी तैयारी एक बार फिर से बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसा ना हो कि जो आप पढ़े हैं उसको भूल जाएं, तो साथियों जो हमने पढ़ा है उसको भी लेकर साथ में चलेंगे और जिस तरह से एसएससी में नए नए क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो भी क्वेश्चन हम लोग साथ में लेकर चलने वाले हैं। तो इसी के लिए आज की इस क्लास में हम लोग पहले मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और आपकी लगातार यहाँ से क्लास होने वाली है आज से। ओके, तो इस क्लास में टॉप लेवल के 75 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपके पेपर में पूरे 80 सवाल पूछे आएंगे, लेकिन इस क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और आप सभी का टारगेट 45 क्वेश्चन ठीक करने का होगा, जिसमें आपका जीके रहेगा, हिंदी रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, मैथ रहेंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं। सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहेंगे और यहाँ से हर बार एसएससी जीडी के पेपर में सवाल पूछे ही जाते हैं। ओके, जैसा कि एसएससी जीडी का परीक्षा केवल 1 घंटे का होता है, इसी 1 घंटे में आप सभी को 20 प्रश्न जीके मिलेंगे हल करने के लिए, 20 प्रश्न मिलेंगे हिंदी के, 20 प्रश्न मिलेंगे रीजनिंग के और 20 प्रश्न मिलेंगे मैथ के, जो कि 80 प्रश्नों का आपका पूरा पेपर होगा एक शिफ्ट का। और एक क्वेश्चन आप सही करेंगे 2 नंबर, यानी 160 नंबर का पूरा पेपर रहेगा और 1/4 का माइनस मार्किंग रहेगा, यानी 0.25 का माइनस मार्किंग भी रहने वाले हैं। तो इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, एक आइडिया भी ले सकते हैं कि सवालों के लेवल किस तरह से रहता होगा। तभी तो केवल 60 मिनट में आपको ये पूरा 80 प्रश्न दिया जाता हल करने के लिए, तो सवालों के लेवल किस तरह से रहता होगा। आयोग भी चाहकर भी एसएससी जीडी का पेपर हाई लेवल के नहीं बना सकते, क्योंकि उन्हें केवल आपको 1 ही घंटा देना होता है। तो 1 ही घंटे में आप सभी को ऐसे सवाल बनाएंगे तभी तो आप पूरे पेपर को हल कर सकते हैं। तो जिस तरह के पेपर आपके एसएससी जीडी की शिफ्ट में आने वाले सेम टू सेम वैसे ही प्रश्नों का मॉडल पेपर आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। एक तरह का समझिए कि ओरिजिनल पेपर सोल्यूशन होने वाले हैं। ओके, तो साथियों आप टारगेट रखिएगा कि कम से कम जीके में 20 में से 16 से 17 सवाल सही करिएगा इस क्लास से, और हिंदी में कम से कम 18 से 19 सवाल का टारगेट लेकर चलिएगा। रीजनिंग और मैथ में कम से कम 13 से 14 प्रश्नों का टारगेट आप लेकर चलेंगे। लास्ट में आप सभी सम स्कोर पूछेंगे, जरूर बताइएगा कि आप सभी का आज के पहले मॉडल पेपर से कितना स्कोर बना। ओके, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, कश्मीर के निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है? कश्मीर के निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो रऊफ, जो कि यह नृत्य विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है कश्मीर में, तो पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। कांग्रेस कार्य समिति ने जुलाई 1942 में कहां पर भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया? कांग्रेस कार्य समिति ने जुलाई 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को कहां पर अपनाया था? तो वर्धा में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नलिखित में से कौन सा शहर व्यापार, धर्म और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र होने के साथ साथ गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी भी था? कौन सा शहर व्यापार, धर्म और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र होने के साथ साथ गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी भी था? तो वो उज्जैन था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का क्या अर्थ? ये सवाल आपके पेपर में पूछेगा इस बार भी। 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का क्या अर्थ, यानी एल का मतलब क्या होता है बताइए? तो लिबरलाइजेशन होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। फुटबॉल में गोल लाइन और पेनाल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितने गज होती है? फुटबॉल में गोल लाइन और पेनाल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 12 गज होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो युवराज सिंह की है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। कांस 2025 के उद्घाटन समारोह में मानद पाल्मे डी और किसे मिला था? कांस 2025 के उद्घाटन समारोह में मानद पाल्मे डी और किसे मिला? तो रॉबर्ट डी नीरो को मिला था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को।
यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित मराठा सैन्य परिदृश्य में कितने किले शामिल हैं? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित मराठा सैन्य परिदृश्य में कितने किले शामिल हैं? तो पूरे 12 किले शामिल हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किसने जीता? बताइए, WPL 2025 का खिताब किसने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने जीता था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, 2025 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का मानव विकास सूचकांक यानी HDI, जिसे आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, तो मानव विकास सूचकांक HDI मान क्या है? सीधे सीधे यही आप सभी से सवाल पूछेगा पेपर में। कभी ये पूछता है कि HDI कौन जारी करता है, यानी कौन सा संगठन? तो UNDP संगठन जारी करता है HDI को। तो 2025 में भारत की मतलब पॉइंट कितनी थी HDI में? तो 0.685 थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को यहां से अपने SSC GD एग्जाम 2026 में सिलेक्शन लेना है, तो ये सिलेक्शन वाले प्रश्नों को आपको यहां से अब तैयारी में लगानी होनी चाहिए। SSC के नए पैटर्न पे आप सभी को हम पूरा GK GS कंप्लीट देंगे, स्टैटिक GK पूरा कंप्लीट देंगे, इंग्लिश पूरा वो कंप्लीट देंगे, करंट अफेयर भी पूरा 1 साल का प्रोवाइड करेंगे, रीजनिंग कंप्लीट विथ डिटेल सोल्यूशन के साथ आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चैप्टर वाइज आपको पूरा क्वेश्चन मिलेगा, मैथ्स के पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलेगा मेरे दोस्त हर एक चैप्टर का। और इसके अलावा हम आप सभी को ब्रह्मास्त्र 500 क्वेश्चनों का अलग से टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। ओके, आपको मिलेगा कैसे ये सारा क्वेश्चन? ये नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस पर आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे टीम आपसे बात कर 1 मिनट में सारा क्वेश्चन आपके पास भेजेगा। लेकिन ये ऑफर आपके एग्जाम तक, जो कि मात्र 50 रुपीज़, और ये आपका ऑफर 31 मार्च तक चलने वाले हैं। ध्यान रखिएगा 31 मार्च के बाद ये ऑफर बढ़ भी सकती है, ध्यान रखिएगा। तो जल्दी करिए, इस नंबर मैसेज करके ये सारा क्वेश्चन आप अपने पास मंगाइए। सिलेक्शन वाले प्रश्न यही होने वाले आपके SSC GD एग्जाम 2026 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस संविधान अनुच्छेद के तहत इस्तीफा दिया? बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं क्योंकि ट्रेंडिंग वाले सवाल थे भाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस संविधान अनुच्छेद के तहत इस्तीफा दिया था? तो अनुच्छेद 67(a) के तहत दिया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के आकार के मामले में विश्व स्तर पर क्या स्थान है? भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के आकार के मामले में विश्व स्तर पर क्या स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि या MMRP पद्धति का उपयोग गरीबी की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस समिति या एजेंसी द्वारा किया गया था? बताएंगे आप लोग। संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि या MMRP पद्धति का उपयोग गरीबी की गणना के लिए किस समिति या एजेंसी द्वारा किया गया था? तो ये सी रंगराजन समिति द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गिटार को एक वाद्ययंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाया? बताइए, किसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गिटार को एक वाद्ययंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाया? तो पंडित बृजभूषण काबरा ने बनाया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आप चैनल पे नए हैं तो साथियों प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए हम लगातार क्लास प्रोवाइड करेंगे इसी तरह। तो भाई इस पर कम से कम आप सभी का 200 लाइक होना चाहिए। ओके, तो सभी लोग इस टारगेट को पूरा करें तो क्लास आपकी बहुत ही शानदार तरीके से डेली चलने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित नहीं है? कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित नहीं है? जैसे दशावतार है, देखनी भी है, धनगर, लेकिन घुमरा तो भाई ये उड़ीसा से संबंधित होता है, तो ये गोवा से संबंधित नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, निम्नलिखित में से कौन विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य है? विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य कौन सा है? तो केदारनाथ साहू है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध करो या मरो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। तो इसी के दौरान प्रसिद्ध करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था।
डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। गुप्त काल में किस देवता का उल्लेख लोकार्क के रूप में मिलता है? गुप्त काल में किस देवता को उल्लेख लोकार्क के रूप में मिलता है? तो सूर्य भगवान की। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। सरकार द्वारा व्यय में कमी कारण निजी निवेश व्यय में संकुचन को क्या कहते हैं? इस टाइम आप सभी को अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है और कुछ भी नहीं करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना है। यही दो काम आप सभी को अपने एग्जाम तक करनी ही करनी है। ओके, आपके पास बहुत देखिए समय मिल चुका है। अब आपका एग्जाम खराब होता है तो आपकी जिम्मेदारी होगी। आप लोग एग्जाम डेट के इंतजार करने में पढ़ाई छोड़ रहे हैं, आपको ऐसे काम नहीं करनी मेरे दोस्त। एग्जाम तो होगा अपने टाइम से, कभी भी हो जाएगा। आयोग कुछ नहीं करेगी, यही कहेगी कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया। दोस्त मेरे, यदि आपको रिजल्ट आना है अच्छे से लेकर तो आपको पढ़ाई करनी है। आपके पास बहुत समय पहले 23 फरवरी को पेपर होना था, लेकिन आज आपका 27 मार्च हो चुका है। ध्यान रखिएगा। सरकार द्वारा व्यय में कमी कारण निजी निवेश व्यय में संकुचन को क्या कहते हैं? तो बहिर्गमन बोलते हैं, यानी क्राउडिंग आउट बोलते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। खेल के दौरान एक बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड क्या इंगित करता है? खेल के दौरान एक बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड क्या इंगित करता है? अयोग्यता इंगित करता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। 2024 के लिए आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर क्या है? 2024 के लिए आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत का है? तो 4.2% का है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। किस राज्य ने सेपक टकराव 2025 विश्व कप की मेजबानी की है, जिसमें 20 देश भाग लिए थे? बताइए किस राज्य ने सेपक टकराव 2025 विश्व कप की मेजबानी किया था, जिसमें 20 देश भाग लिए थे? तो बिहार राज्य ने किया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट में स्कोर ही पूछेंगे, ध्यान रखिएगा, स्कोर अपना गिनती करते चलिएगा साथ में। 23 नंबर देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल केंद्रीय बजट का कितना प्रतिशत रक्षा बजट का गठन करता है? वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल केंद्रीय बजट का कितना प्रतिशत रक्षा बजट का गठन करता है? तो 13.04% का गठन करते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर पीटी उषा द्वारा राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? बताइए। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर पीटी उषा द्वारा राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो नवी मुंबई में किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को। 2025 एबल पुरस्कार किसे दिया गया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले। ये किसी न किसी शिफ्ट में सवाल आएगा जरूर, इसे आप तैयार कर लीजिए अभी। 2025 एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो मसाकी काशी बीरा को दिया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। कौन सी भारतीय विधानसभा पूरी तरीके से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाली विधानसभा है? कौन सी भारतीय विधानसभा पूरी तरीके से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाली विधानसभा है? तो वो दिल्ली विधानसभा है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। किस देश ने जीनोम संपादित चावल की किस्मों को विकसित करने वाला पहला देश बन गया है? बताइए किस देश ने जीनोम संपादित चावल की किस्मों को विकसित करने वाला पहला देश बन गया है? तो वो भारत देश है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत मतदाताओं को विभाजित करते हुए केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा मुस्लिम सदस्यों का चुनाव करने का प्रावधान किया गया था? बताइए किस अधिनियम के तहत मतदाताओं को विभाजित करते हुए केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा मुस्लिम सदस्यों का चुनाव करने का प्रावधान किया गया था? तो ये 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को। भारत ने विभाजन के दौरान पाकिस्तान के लिए क्या उगाने वाले क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खो दिया था? बताइए भारत ने विभाजन के दौरान पाकिस्तान के लिए ऐसी क्या चीज़ थी जो कि उगाने वाले क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा
खो दिया था। तो कपास उगाने वाले क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा हम खो दिया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। भारत में बजट की प्रणाली किसके कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था? बताइए, भारत में बजट की जो प्रणाली थी वो किसके कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी या किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के समय। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगले सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। झारखंड को बिहार से अलग करके भारत का 28वां राज्य किस वर्ष में आधिकारिक तौर पर बनाया गया था? बताइए, झारखंड को बिहार से अलग करके भारत का 28वां राज्य किस वर्ष में आधिकारिक तौर पर बनाया गया था? तो 2000 में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। पुरुषों के लिए हैंडबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? पुरुषों के लिए हैंडबॉल में गेंद का वजन कितने ग्राम से लेकर कितने ग्राम के बीच होता है? तो 425 से लेकर 475 ग्राम तक होता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग मिडिल वेट वर्ग में देश का प्रथम पदक किसे मिला है? बताइए, ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग मिडिल वेट वर्ग में देश का प्रथम पदक किसे मिला है? तो विजेंदर सिंह को मिला है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। पुरुषों के लिए कबड्डी खेल मैदान का आयाम क्या होता है? पुरुषों के लिए कबड्डी खेल मैदान का जो आयाम होता है वो कितने मीटर से लेकर कितने मीटर तक होता है? तो 13 मीटर इंटू 10 मीटर का आयाम है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। शिक्षा का अधिकार किस मूल अधिकार की इकाई है? शिक्षा का अधिकार किस मूल अधिकार की इकाई है? बताएंगे आप लोग। तो स्वतंत्रता के अधिकार की इकाई है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। सरकार के केंद्र बिंदु के रूप में किसे माना जाता है? सरकार के केंद्र बिंदु के रूप में किसे माना जाता है? तो प्रधानमंत्री को माना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। निम्नलिखित में से कौन मैं नास्तिक क्यों हूं पुस्तक से संबंधित है? बताइए, कौन मैं नास्तिक क्यों हूं पुस्तक से संबंधित कौन है? आप जानते हैं भाई भगत सिंह हैं। तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। संविधान का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को कितने अधिकारों की गारंटी देता है? संविधान का अनुच्छेद 19 जो है वो सभी नागरिकों को कितने अधिकारों की गारंटी देता है? तो पूरे 6 अधिकारों की गारंटी देता है अनुच्छेद 19। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के अनुसार अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के अनुसार अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है? तो मेरे दोस्त अनुच्छेद 17 है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। छुआछूत भी इसी अनुच्छेद में वर्णन है, ठीक है, अनुच्छेद 17 में। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ से अब आपकी हिंदी की क्वेश्चन आएंगी। हिंदी के सारे क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। ओके, जब हिंदी का क्वेश्चन समाप्त होगा तो हम आप सभी का हिंदी में टारगेट पूछेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। गौड़ का विलोम शब्द बताइए। तो गौड़ का विलोम शब्द प्रमुख है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? सदा एक सी स्थिति बने रहना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से मुहावरा पांव उखड़ जाना इसका क्या अर्थ है? मुहावरा जो दिया है पांव उखड़ जाना, इसका क्या अर्थ है? तो इसका पराजित होकर भाग जाना। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। निम्नलिखित विकल्पों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताएं कि कौन सा विकल्प तनु शब्द का अर्थ प्रस्तुत नहीं करता है। बताइए, ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि तनु शब्द का अर्थ प्रस्तुत नहीं करता है। जैसे शरीर है भाई, कोमल करता है, पतला करता है, लेकिन बीमार नहीं करता है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। अज शब्द का अनेकार्थक शब्द चयन कीजिए। अज शब्द का अनेकार्थक शब्द चयन करना है, तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मा। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को।
इनमें से अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? तो दोस्त मेरे अध्यापिका का बहुवचन इनमें से क्या होगा? तो अध्यापिकाएं होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विनीत होना सभी के बस की बात नहीं है। बताइए, पर्यायवाची आपको बताना है विनीत का, क्या बनेगा? तो सुशील होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए दोस्त मेरे, जैसा कि दोस्त आप जानते हैं कि आपका पेपर जल्दी होने वाला है और ये एग्ज़ाम डेट हो सकता है कि आपको कभी भी अब मिल सकता है। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए भाई। आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन तैयार करना है। ऐसा ना हो कि अब आपका पेपर खराब जाए और इतना टाइम मिला उसके बावजूद, तो सोचिए भाई ये आपकी गलती होगी। ओके, तो अब यहाँ से हम हर एक टाइप का आपको क्वेश्चन करवाएंगे। जी के अलग से, हिंदी का अलग से क्वेश्चन, रीजनिंग का अलग से, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको हम करवाते चलेंगे एग्जाम तक। ओके, लेकिन आपको पूरा क्लास देखना है भाई। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। सबसे आगे रहने वाला, इसके लिए एक शब्द यानी सार्थक शब्द क्या होगा? जो सबसे आगे रहता है उसको क्या बोलते हैं? अग्रणी बोलेंगे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? प्रागैतिहासिक, गै देखिए लगा है। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है मेरे दोस्त। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में से असंगत युग्म कौन सा है? बताएंगे आप लोग। जैसे अख आखर, जैसे अख या आखर जो होता है ये तद्भव शब्द है मेरे दोस्त। इनका तत्सम होता है क्या? इनका तत्सम अक्षर होता है भाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। स्वयं, स्वयं कैसे हम लोग लिखते हैं? ये तो भाई बेसिक सवाल है। तो स्वयं देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी ऑप्शन। तो परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। मित्र के चुनाव की किस पर जीवन की सफलता निर्भर करती है? मित्र के चुनाव की किस पर जीवन की सफलता निर्भर करती है? तो सार्थकता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? तो विग्रह होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? बताइए कौन सा शब्द तत्सम है? तो क्षेत्र एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सभी भारतीय भगवत गीता के किससे परिचित हैं? सभी भारतीय भगवत गीता के किससे परिचित हैं? तो मेरे दोस्त महात्मा से परिचित हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? तो मेरे दोस्त ऐश्वर्य का पर्यायवाची वैभव होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 को। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? उत्तरदायी, बताइए। एक के केवल इसमें से मेरे दोस्त ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। केवल एक के ठीक है मेरे दोस्त, एक के जो लिखा है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 57 को। आपके घर में स्वयं आया था। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। स्वयं का बताइए। स्वयं यानी निजवाचक सर्वनाम है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है मेरे दोस्त। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 को। अशक्य के लिए वाक्य खंड चुनिए। अशक्य यानी भाई क्या होगा? जो कभी न हो सके, अशक्य बोलते उसे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को। निम्न में से देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द नहीं है, कौन सा नहीं भाई? अनार नहीं है, देशज। ये कौन सा शब्द है? ये विदेशी शब्द है। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को। मुझे आपकी नीतियां ठीक नहीं लगी। रेखांकित पद का एक वचन रूप क्या होगा? नीतियां का एक वचन रूप क्या होगा? नीति होगा। तो पहला ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 को। अब यहां से हम लोग रीजनिंग और मैथ के सभी सवालों को अच्छी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। जैसे यदि कंबाइन को साथ और ब्लॉक को साथ है, तब दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प
फैब्रिकेबल के बराबर होगा। ये तो बहुत लंबा चौड़ा सवाल है भाई, सोचिए समझिए परखिए, उसके बाद आप अपना उत्तर दीजिए। पॉज करिए, एक आध मिनट समय दीजिए इस सवाल पे, देखिए आपसे हल हो पा रहा है या नहीं। जैसे COMBINE कंबाइन को क्या कोड किया, केवल 7 कोड किया है। तो सबसे पहले इस तरह का सवाल आएगा तो हम हर एक अक्षर का कोड करेंगे। C 3 होता है, O 15 होता है, M 13 होता है, B आपका 2 होता है, I आपका 9 होता है, N 14 होता है, E 5 होता है। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे अच्छी तरीके से। पहला काम जोड़ना है, जैसे देखिए 3 15 18, 18 13, 18 13 आपका होता है 31, 31 2 33, 33 9 42, 42 और 14 कितना होता है, 42 14 56, 56 5 61। इन सभी को जोड़ने पे 61 आ रहा है, लेकिन हमें 7 बनाना। ऐसा करते हैं काम ना, तो 6 + 1 कर देंगे तो 7 हो जाएगा। यानी जो टोटल हमने ऐड किया है कंबाइन के कोड करके तो 61 आया, तो इनको ब्रेक किया है, 61 को ब्रेक किया, 6 + 1 किया, तब जाकर 7 आया भाई। ऐसे ये सवाल को हल किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया है। ओके, उसी प्रकार ब्लॉक को भी चेक कर लेते हैं, क्या सेम पैटर्न है क्या। BLOCK ब्लॉक को 7 कोड किया, B2 L 12 O 15 C 3 K 11, 2 12 14, 14 15 29, 29 3 32, 32 और 11 43। तो इनको ब्रेक कर दीजिए, 4 + 3 कर दीजिए, 7 हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त, सभी को समझ में आया। अब उसी प्रकार हमें फैब्रिकेबल के हर एक अक्षर का कोड करके उन्हें जोड़ना पड़ेगा। तो इसी में हम कर लेते हैं, जैसे F 6 होता है, प्लस A होता है 1, प्लस B होता है 2, प्लस R होता है 18, प्लस I होता है 9, प्लस C होता है 3, प्लस 1, फिर उसका बाद एबल प्लस 2, फिर उसका बाद प्लस देखिए L है 12, इधर कर लेते हैं, E आपका 5। इन सभी को हमें जोड़ना पड़ेगा। देखते हैं कितना आता है भाई। 6 1 7, 7 2 9, 9 18 27, 27 9 36, 36 3 आपका 39, 39 1 40, 40 2 42, 42 12 54, 5 59 आ रहा है। 59 को यदि हम ब्रेक करेंगे 5 9 14, 5 + 9 करेंगे तो कितना आएगा, 14 तो आएगा भाई। सीधा सीधा बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है भाई। अब सभी को समझ में आ चुका होगा, है ना। यदि आपको रीजनिंग और मैथ के किसी भी सवाल पे थोड़ा सा भी डाउट हो तो जरूर बता दीजिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 62, उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। जैसे SPL का कोड HRO है, तो KFQ का रिलेशन क्या बनेगा, हल करिए। सबसे पहले आप सभी को ना SPL इसका रिलेशन HRO से बनाना है। सेम पैटर्न पे आप सभी को ये KFQ से बनाना पड़ेगा। सॉल्व करिए। तो हर एक अक्षर का कोड करते हैं। पहले S होता है 19, P होता है 16, L 12, O 15, R 18, H 8 होता है ना। तो देखिए यस H यानी ये दोनों क्या भाई, अपोजिट है। यस का उल्टा भाई क्या होता है, अपोजिट। यस का उल्टा H होता है ना। अब देखिए 16 से 18 + 2, 12 से 15 + 3, यानी पहले अक्षर में मेरे दोस्त अपोजिट किया है, पहले अक्षर में अपोजिट किया है, और जो आखिरी के 2 अक्षर है +2 + 3 का कोड किया है। तो सेम पैटर्न पे अब हमें KFQ में भी यही सेम पैटर्न लगाना पड़ेगा। पहले अक्षर में अपोजिट, दूसरे और तीसरे के +2 + 3 करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं भाई। जैसे KFQ है तो इसमें तो देखिए +2, इसमें +3 करना। K का अपोजिट आप सभी को मालूम होगा P होता है, ये तो क्लियर है भाई। जैसे K होता है 11, इसका उल्टा करेंगे। जैसे उल्टा करने के लिए हम 27 में से 11 माइनस करते हैं, 16 आएगा। 16 पे कौन होता है, P आता है। अब F होता है 6, Q होता है 17, 6 2 8, 8 पे H होता है, 17 3 20, 20 पे कौन होता है भाई, T आता है। PHT देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो KFQ का कोड PHT हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व को देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 को। उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सरोचित होगा। जैसे ऑन्स का रिलेशन किलोग्राम से, तो क्वाड का रिलेशन क्या बनेगा बताइए। तो दोस्त मेरे ऑन्स का रिलेशन किलोग्राम है, तो क्वाड का रिलेशन कैसे बताइए। आप जानते होंगे कि ऑन्स होता है वो भार की एक इकाई है, और किलोग्राम भी क्या होती है भाई, भार की इकाई होती है। तो उसी प्रकार क्वाड भी किसकी है, तो ये लीटर की है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 को। एक निश्चित कूट भाषा में ब्लिस को 56 और फोर्ड को 39 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में टेंट को कैसे लिखा जाएगा। ये भी सवाल अच्छा है भाई, BLISS। कई स्टूडेंट तो इस तरह के सवाल में भी फंस जाते होंगे। पहले आप सॉल्व करिए, उसके बाद
जैसे हर एक अक्षर का कोड करेंगे, पहले B2 L12 I9 S19 S19 सभी को ऐड करिए। जैसे 2 12 14, ठीक, 14 9 23 19 19 38 38 23 कितना होता है? 61 होता है। अब हमें लेकिन 56 बनाना है, हमें 56 बनाना है 61 से। तो क्या करेंगे, इसमें देखिए ब्लिस में टोटल कितने अक्षर है? 5 अक्षर है, BLISS 5 अक्षर है। तो 61 में से 5 माइनस करेंगे तब जाकर हमारा 56 बनेगा। यानी सभी अक्षर का कोड क्या है, लेकिन सभी अक्षर को जोड़ करना, टोटल जितने भी अक्षर उसमें से माइनस भी करा है। 5 अक्षर है ब्लिस में, तो टोटल में से -5 भी किया है। फोर्ड को चेक करिए, जैसे FORD इसका कोड 39, F6 O15 R18 D4 जोड़िए, 6 15 21 21 18 39 और 43। अब देखिए 43 है तो फोर्ड में 4 अक्षर हैं, तो 43 में से 4 माइनस कर दीजिए, 39 हो जाएगा। क्लियर? तो उसी प्रकार टेंड का भी हम लोग कोड किया जाए, उसको जोड़ा जाए। TENT, T होता 20, E होता 5, N होता 14, T होता 20, 20 20 40, 5 45, 45 और 14 59। 59 में से आप टेंट में 4 अक्षर, तो 4 माइनस कर दीजिए, कितना होगा मेरे दोस्त? 55 हो जाएगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? ओके, चलिए एक और सॉल्व को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक बार फिर से देखिए भाई, 64 नंबर, 2 बार 64 क्वेश्चन आया। पंखा ब्लेड से जिस प्रकार संबंधित है तो उसी प्रकार घड़ी किससे संबंधित है? पंखा ब्लेड आपस में संबंधित है तो उसी प्रकार घड़ी किससे संबंधित होगी? सुई से भाई। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 65। इस तरह का सवाल आपके पेपर में कम से कम 4 नंबर देकर जाएगा, सेम पैटर्न पे। ओके, देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। 4 का रिलेशन 61 से, 9 का रिलेशन 7 से 26 है, तो 6 का रिलेशन किससे होगा? सॉल्व करिए। सबसे पहले हम लोग 4 61 से बना देंगे। तो दोस्त मेरी 61 ये 4 के क्यूब के आसपास दिखाई दे रहा है क्या? जैसे 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 64 में से यदि -3 कर ले तो 61 बन जाएगा। बिल्कुल सर जी। उसी प्रकार 9 का क्यूब आप जानते होंगे, आपको याद होगा 729। 729 में से -3 करेंगे तो 726 बन जाएगा। तो -3 कर रहा है क्यूब करके, तो सेम 6 का रिलेशन आप निकाल दीजिए। 6 का क्यूब कितना होता है, कोई बता सकता है? चलिए ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा भाई। 6 का क्यूब फिर -3 करना पड़ेगा, तब जाकर आपका ऑप्शन है। कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आंसर आएगा आप सभी का। दोस्तों मेरे आप सभी को सॉल्व करना है, हल करिए। इस सॉल्व का राइट आंसर आप निकाल के हमें बताइए। नेक्स्ट अगला सॉल्व को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 66 को एक निश्चित कोड भाषा में एजिंग को 1H23OH लिखा जाता है, उस कोड भाषा में UTOPIA को कैसे लिखा जाएगा? सॉल्व करिए। आप अच्छी तरीके से इस सवाल को सॉल्व करेंगे, बताइए। बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक सवाल को आप सॉल्व करेंगे। ये भाई ना ऐसा सवाल है ना, जो इसको सॉल्व कर दिया समझिए बेस्ट लेवल का होने वाले हैं, शानदार तरीके से। दोस्त मेरे जैसे देखिए AGEING एजिंग है, इसका कोड 1H23OH, यानी जितने अक्षर हैं उसके सामने उतने ही कोड किया है। ठीक है मेरे दोस्त। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक हम आपको बता दें। जो आपके स्वर होते हैं जैसे कि AEIOU, शुरुआत में बता दें कि जैसे A 1 नंबर का होता है, E 2 नंबर का, I 3 नंबर का, O 4 नंबर का, U 5 नंबर का होता है। तो जिस नंबर पे, जिस पैटर्न पे आपके वॉवेल आ रहे हैं मेरे दोस्त, उसी नंबर पे ये कोड किया। जैसे देखिए ये आपका 1 नंबर का, तो देखिए A 1 कोड किया है। अब जो आपका व्यंजन जो कॉन्सोनेंट है, जैसे इसमें +1 किया है। जैसे G आपका 7 होता है तो 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8, 8 पे यह आता है। उसी प्रकार देखिए ई का कोड 2 किया है प्रश्न में, देखिए तो इसमें देखिए वॉवेल में भी ई का दूसर का नंबर है, सेम पैटर्न पे एकदम है मेरे दोस्त। जो आपका व्यंजन है इसमें आपका +1 किया। अब उसको देखिए आई, अब आई का देखिए इस प्रश्न में कोड 3 क्या है, लेकिन इस पैटर्न में देखिए आई का कोड भी 3 ही है, यानी पैटर्न यानी क्रमांक जो आपके वॉवेल होते हैं तीसर के नंबर पे आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लिख सकते हैं AOU, ऐसा नहीं होता। आपका जो वॉवेल होता है यही पैटर्न होता है, AEIOU आप जब भी याद किए होंगे यही याद किए होंगे। तो जिस पैटर्न पे उसी पैटर्न पे नंबर किया है। अब देखिए यन आपका 14 होता है
14 में 1 जोड़ देंगे तो 15, 15 देखिए ओ होता है। अब जी होता है 7, 7 में 1 जोड़ देंगे 8, यानी जो वावेल है उसका सेम पैटर्न यानी पैटर्न के हिसाब से लिख रहा है, लेकिन जो कॉन्सोनेंट यानी जो व्यंजन है उसमें +1 करके उसका कोड किया है। ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए जो सवाल दिया है ना उसको हल कैसे करते हैं, ध्यान से एकदम थोड़ा सा यू जो पूछा हमसे इसको हम सॉल्व करेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम पहले लिख लेते हैं जो आपका वॉवेल होते हैं AEIOU, ये 5 होते हैं। तो देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यही क्रमांक हो जाएंगे। अब देखिए यू किस नंबर पे, 5 नंबर पे, इसमें देखिए तो इसमें हम ना यू का कोड 5 करेंगे मेरे दोस्त। अब टी देखिए आपका क्या होता है, वॉवेल होता नहीं तो इसमें हम +1 करेंगे। टी होता है 20, 20 में यदि हम +1 करते तो 21, 21 पे कौन आता है यू आता है, यानी 5U आपका आंसर आएगा। फिर देखिए ओ भी आपका एक वॉवेल होता है, वॉवेल देखिए 4 नंबर का होता है तो यहाँ पे 4 का, यानी 5U4, 5U4 देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, अभी देखिए पहला ऑप्शन है और ऑप्शन सी भी है। ठीक है, अब देखिए पी आपका होता है मेरे दोस्त 16, 16 आपका वॉवेल नहीं होता तो इसमें +1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 17, 17 पे क्यों होता है तो 5U4Q, 5U4Q। अब देखिए ये दो ऑप्शन मिल गए, 5U4Q, 5U4Q। अब देखिए सी ऑप्शन आपका मिल गया भाई। अब देखिए आई इसमें देखिए 3 नंबर है और ए आपका 1 नंबर, क्योंकि इसमें देखिए वॉवेल में आई 3 नंबर का है, ए आपका 1 नंबर का है तो 31 हो जाएगा, यानी 5U4Q 31। देखिए सी ऑप्शन, सभी को समझ में आया मेरे दोस्त। जो वॉवेल थे उसके क्रमांक के हिसाब से लिख रहा था और जो व्यंजन था यानी कॉन्सोनेंट था उसमें +1 करके उसका कोड किया है। सभी को समझ में आया, ये थोड़ा सा लॉजिक वाला था लेकिन बहुत आसान सवाल थे भाई। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 को। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। नंबरों का श्रृंखला दिया है, आप सभी को प्रश्नवाचक चिन्ह के पर वो नंबर बतानी है। सॉल्व करिए मेरे दोस्त। देखिए 24, 25, 75, 80, 560। ठीक है, 24 में +1 कर देंगे 25, 25 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 75, 75 में +5 कर देंगे 80, 80 में हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर 560 आएगा। अब देखिए 1 का 3 5 7, लेकिन +1 गुड़ा प्लस गुड़ा, यानी इसमें हम मेरे दोस्त प्लस करेंगे, कितने करेंगे 1 का 3 5 7, विषम संख्या चले यानी 9 करना पड़ेगा। 560 में 9 जोड़ देंगे तो 569। देखिए पहले +1, ठीक, फिर गुड़ा 3, फिर +5, ये विषम संख्या चल रही है ना मेरे दोस्त, सभी को समझ में आया। तो लास्ट में प्लस गुड़ा 7 है तो आखिरी नंबर क्या होगा +9 होगा, तो 560 में +9 करेंगे तो 569 आएगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 को। एक निश्चित कूट भाषा में गुणन जो है प्लस को दर्शाता है, विभाजन गुणा को दर्शाता है, घटाव भाग को दर्शाता है, जोड़ माइनस को दर्शाता है। तो इसे हल करिए। चलिए भाई, पहले प्लस के अकॉर्डिंग हमें समीकरण को बनाना पड़ेगा। जैसे देखिए 30 विभाजन क्या दर्शा रहा है, विभाजन गुणा को दर्शा रहा है, तो गुणा की जगह भाग की जगह गुणा रख देंगे 20, माइनस घटाव जो है भाग को दर्शा रहा है तो घटाव की जगह हम भाग रख देंगे 10, प्लस प्लस किसको दर्शा रहा है भाई, जोड़ माइनस को दर्शा रहा है तो जोड़ की जगह माइनस रख देंगे, गुणा गुणन प्लस को दर्शा रहा है। ये समीकरण तैयार हो चुका हमारा, इसमें बॉडम स्कीम लगा दिया जाए। 30 गुणा 10 का भाग 20 में देंगे 2 बार में, माइनस 10 + 5, 30 दूनी 60, माइनस 10 + 5, 60 + 5 कितना हो जाएगा 65 में से 10 घटा देंगे तो 55 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर मेरे दोस्त, सभी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 को। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। 2.3:8 तो 3.4 का मान क्या होगा। ये जो सवाल हल कर दिया हमारे तरफ से उसको एक मेरे दोस्त जो इस टाइम जीके जीएस का मेन बुक चल रहा है ना ऑफर में, जो कि वहाँ से पढ़ के आप 20 में से 20 सवाल सही कर सकते हैं और एसएससी का कोई पेपर दे देंगे आप वहाँ से क्रैक करने वाले हैं, ऐसा बुक आ चुका है। अब बताइए दोस्त मेरे, हल करिए ईमानदारी के साथ। आप बताएंगे सर हमने ऐसे हल किया था, दिमाग लगाइए, 5 मिनट का समय लीजिए, पॉज करिए, उसके बाद सॉल्व करिए। मेरे तरफ से आपके लिए ऑफर आएगा, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएगा ईमानदारी के साथ। ओके, तो हल किया है। जैसे इसमें देखिए क्या दिमाग लगाया, जैसे 2.3 का
रिलेशन 8 दिया है, तो 2 पॉइंट जो 3 ना, तो 0.3 का पावर कर दिया मेरे दोस्त। तो 2 का क्यूब आप जानते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार में कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो उसी प्रकार मेरे दोस्त जो 3.4 है ना, अब हम 3 का पावर 4 लगा देंगे तो 3 का पावर कितना होगा, 3 का पावर यानी 3 बार हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 3 3 के 9, 3 3 के 9, 9 9 81 हो जाएगा, तो 81 आंसर आएगा। तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, सभी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 को। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार समित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से समित है। मूव का रिलेशन क्यू एल जी यू से, तो सी ए एल एम का रिलेशन क्या बनेगा। सॉल्व करिए, ये बेस्ट लेवल का सवाल है भाई। ये भी जैसे देखिए एम ओ भी ई मूव है, इसका कोड क्यू एल जी यू, ठीक है। एम होता 13, ओ होता 15, बी होता 22, ई होता 5, क्यू होता 17, एल होता 12, जी होता 7 और आपका यू होता 21। इसमें लॉजिक जानते हैं क्या लगा है, जैसे देखिए क्रॉस 13 में से 1 माइनस कर देंगे तो भाई 12, 15 में 2 जोड़ देंगे तो 17। उसी प्रकार अब 22 में से 21 माइनस 1 यहाँ पे क्या है और यहाँ पे +2। देख लीजिए पैटर्न, क्रॉस -1 +2 -1 +2 क्रॉस, ध्यान से देख लीजिए। सभी को समझ में आया। -1 +2 -1 +2 करना है क्रॉस, लेकिन ठीक है। देखिए CALM, तो -1 इधर +2 इधर, -1 इधर +2 इधर, ऐसे ही ना भाई। जैसे C होता 3, 3 में से घटा देंगे तो कितना आएगा, 3 में से घटाएंगे 2, 2 पे कौन अच्छा रहता B। ए होता 1, 1 में 3 जोड़ देंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 पे कौन अच्छा रहता C आता है, तो C भी हो जाएगा। M होता है आपका 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 पे कौन आता है O आता है। अब इसके बाद L होता है 12, 12 में से 1 घटाएंगे 11, 11 पे कौन आता है K आता है। तो C भी ओके, C भी ओके, C भी ओके, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। क्लियर। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 को। चलिए भाई इस सवाल का राइट आंसर निकाल के बताइए जरा। तो ये भी अच्छे लेवल का सवाल है मेरे दोस्त, मस्त लेवल का सवाल है। जैसे 5 छात्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर सम्मुख बैठे। जैसे आप पहले दिशा समझ लीजिए। दिशा आप जानते हैं ईस्ट यानी पूरब, वेस्ट यानी पश्चिम, नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण। यानी सभी जो छात्र वो उत्तर की तरफ देखे, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। यानी उनका जब भी राइट साइड होगा ना, इधर अपने अकॉर्डिंग होगा, अपने राइट यानी अपने राइट और लेफ्ट हैंड के हिसाब से होगा, क्योंकि उत्तर की तरफ देख रहे हैं। अब देखिए एक सीधी पंक्ति ऐसे 5 छात्रों को बैठाना है, 1 2 3 4 5। देखिए लाइन पढ़िए और सॉल्व को हल करिए। ए और बी क्रमशः पंक्ति के सबसे बाएं और सबसे दाएं छोर पर बैठे। यानी ए जो है ना और बी है, ये पंक्ति के सबसे बाएं, यानी ए पंक्ति के सबसे बाएं बैठा है और बी पंक्ति के सबसे दाएं। यही सवाल है भाई पहले लाइन के अकॉर्डिंग। उसके बाद डी जो बी का निकटतम पड़ोसी है, डी जो बी का निकटतम पड़ोसी है तो यहां बैठा देंगे डी को। सी जो डी का निकटतम पड़ोसी है, सी जो डी का निकटतम पड़ोसी और ए के दाएं से दूसरे स्थान पे है, तो सीधा सीधा भाई डी का निकटतम पड़ोसी सी है तो सी को यहाँ बैठा दीजिए। अब बच रहा कौन सा, अभी किसको हम नहीं बैठाएं, तो ई को नहीं बैठाएं तो ई को यहाँ बैठा लीजिए। सवाल पूरा हो गया। अब देखिए क्या पूछा है भाई, निम्नलिखित में से कौन अंतिम दाएं छोर से तीसरे स्थान पे, अंतिम दाएं छोर से तीसरे स्थान पे सी बैठा है, तो इस सवाल का सी ही ऑप्शन परफेक्ट आंसर है भाई। कितना सिंपल है। दाएं से पूछा था यानी इधर से, दायां यही से इधर से है भाई, ध्यान रखिएगा। बायां से पूछता तो इधर से हम चेक करते, लेकिन बायां से पूछा तो इधर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 को। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। PONG का रिलेशन NPLH है, तो हेड का रिलेशन क्या बनेगा। जैसे दोस्त मेरे PONG, इसका कोड NPLH है, तो P होता 16, N होता 14, तो -2, O होता 15, P होता 16 +1, N 14, L 12 -2, G 7, H 8 +1। इसमें रिलेशन -2 +1 -2 +1, सीधा सीधा -2 +1 -2 +1। तो सेम रिलेशन हम हेट में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, HATE हेट में देखिए -2 +1 -2 +1, यही अप्लाई करना था ना भाई। तो H होता 8,
8 में से 2 घटाएंगे 6, 6 पे कौन आता है, एफ आता है। ए होता है 1, 1 में 1 जोड़ देंगे 2, 2 पे आता है बी। टी होता है 20, 20 में से 2 घटाएंगे 18, 18 पे आर आता है। ई होता है 5, 5 में 1 जोड़ देंगे 6, 6 पे एफ आता है, यानी एफ बी आर एफ, एफ बी आर एफ, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 73 को। 48 माइनस 12 भागे 6 गुणा 3 प्लस 26 का मान कितना होगा? हल किया जाए। 48 माइनस 12 भागे 6 गुणा 3 प्लस 26, इसका मान कितना होगा? तो 48 माइनस 6 का भाग 12 में देंगे 2 बार में, मल्टीप्लाई 3 प्लस 26। 48 माइनस 2 तिहाई 6 प्लस 26, 26 48 आप जानते हैं 74, 74 में से 6 माइनस कर देंगे तो 68। कितने लोग का सी ऑप्शन आ चुका है मेरे दोस्त? ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 74 को। एक कुर्सी 1500 में खरीदी जाती है और 25% की हानि पर बेची जाती है। कुर्सी का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होगा जब एक कुर्सी 1500 रुपये में आप खरीद रहे हैं और दोस्त मेरे 25% की हानि पे यानी 100% खरीदे होंगे, 25% का हानि होगी यानी 75/100 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा कितना हो जाएगा? 15 5 75 का 5 7, 15 7 105 और 7 12, 112 यानी 1125 रुपया होगा कुर्सी का सेलिंग प्राइस, 1125 रुपया। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। दोस्त मेरे ये छोटी छोटी सवाल है, ये तो आपको आनी चाहिए भाई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व को देखिए क्वेश्चन नंबर 75 को। यदि डी रेशियो ई 3 रेशियो 2 है और डी माइनस ई 9 है तो डी प्लस ई का मान ज्ञात कीजिए। बताइए दोस्त मेरे। चलिए जैसे डी और आपका ई है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक 3x हो जाएगा एक 2x हो जाएगा। प्रश्न के हिसाब से तो यही होगा ना भाई, मान लेते हैं हम लोग। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग डी माइनस ई दिया है आपका, डी माइनस ई 9 दिया है तो डी आपका 3x माइनस ई आपका 2x बराबर 9, यही होगा भाई। किसी प्रकार के यहाँ से डाउट हो रहा है तो बताइए आप लोग। जैसे देखिए डी रेशियो ई दिया आपका, हमने 3x 2x मान लिया तो डी माइनस ई क्या होगा 3x माइनस 2x होगा बराबर 9। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगा, 3x में से 2x घटाएंगे तो x केवल बचेगा तो इसकी वैल्यू 9 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारा 9 आ चुका है। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए डी प्लस ई का मान हमें ज्ञात करना है मेरे दोस्त। x की मान हमें 9 निकल चुका है। क्लियर? अब देखिए डी प्लस सी का मान हमें निकालना है, डी प्लस सी तो डी प्लस सी कितना होगा, 3x हमने एक माना था और इसको 2x तो कितना होगा ये 5x। अब x की वैल्यू हमने कितना 9 तो 9 5 45 तो डी प्लस सी की वैल्यू 45। सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्लियर भाई? थोड़ा सा लॉजिक लगाना था लेकिन बहुत आसान सवाल थे भाई, बस आपको रखना है, कुछ करना नहीं है ज़्यादा दिमाग। तो ये 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बताइए आप सभी का इन 75 क्वेश्चन में से कितना स्कोर बना, ईमानदारी के साथ बताइए। तो साथियों उम्मीद करूंगा आपको हर एक टाइप का प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे मेरे दोस्त, लगातार इसी तरह आपकी क्लास आएगी। ओके तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ठीक है, और लाइक जरूर करिएगा भाई। तो चलिए इसी तरह एक और क्लास के साथ मिलते हैं। आप सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।